नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 20 अप्रैल को हुए हमले के बाद सेना ने तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया है और आतंकियों की तलाश के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ले रही है। गुरुवार को हुए आतंकी हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हुए थे और हमले के बाद से इलाके में पाकिस्तान के कुल 7 आतंकी अलग अलग ग्रुप में छिपे हुए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खत्म करने में सेना का रिकॉर्ड देखें तो पता चल जाएगा कि जिसने भी सेना को चैलेंज करने की कोशिश की वह ढेर कर दिया गया। साल 2023 में सेना के 31 जवानों ने आतंकी हमलों में देश के लिए बलिदान दिया था। वहीं इसके जवाब में घाटी में सुरक्षा बलों के हाथों 172 आतंकी मारे गए थे। इस तरह से देखें तो हर एक जवान के बदले में 6 आतंकियों को मारकर हिसाब पूरा किया गया। तो वहीं जांच में सामने आया है कि आतंकियों ने वाहन में सिटकी बम लगाकर घटना को अंजाम दिया था। वहीं जांच एजेंसियों को चीन में बनी स्टील बुलेट के खोल के साथ ग्रेनेड की पिन भी मिली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पुंछ हमले को लेकर केंद्र सरकार पर सीधे आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की वजह से जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले लगातार बढ़ते रहे हैं। दिग्विजय ने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए कहा कि जो आतंक पहले घाटी में दिखता था अब वो जम्मू कश्मीर के रीजन में भी नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम ने कहा था कि नोटबंदी का असर आतंकवाद पर भी पड़ेगा, आतंकियों की कमर टूट जाएगी, लेकिन आंकड़ों को देखें तो आतंक बढ़ रहा है। तो कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 370 हटने के बाद हालात जस के तस हैं, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। इस तरीके का बयान सामने निकल कर आया है दिग्विजय सिंह का। तो एक बार फिर से शहादत पर सियासत जो है वो शुरू हो गई है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। उस दौरान आपको बता दें कि 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। 5 जवानों का बलिदान बदला लेगा हिंदुस्तान करके अब ये नारा पूरे देश भर में चल रहा है। पुंछ हमले में एनआईए जांच शुरू हो चुकी है। पुंछ आतंकी हमले में शुरू हुई राजनीति पर अब सियासत गरमाने लगी है। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई बड़े बयान दिए। पुंछ आतंकी हमले पर अब राजनीति तेज हो चुकी है। और प्रतापगढ़ में निकाय चुनाव में लालगंज पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को इंदिरा गांधी जी से सीखने की जरूरत है। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा है कि सबसे बीजेपी सरकार आई है, हमारी सीमाओं पर आक्रमण बढ़ता जा रहा है। और वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में मारे गए सेना के 5 जवानों को लेकर बात करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि हमारे 5 जवानों को पहले गोली मारी गई और उसके बाद बम से उनकी गाड़ी को उड़ा दिया गया। हमारे सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और मैं केंद्र और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उनके परिवारों को भरपूर आर्थिक मदद दी जाए। तो इस हमले को लेकर लगातार विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है सरकार पर। और इसके साथ ही अब जो प्रमोद तिवारी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को खूब खरी खोटी सुनाई है और उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी जी से सीखने की जरूरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जब से भाजपा की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई, हमारी सीमाओं पर इतना अतिक्रमण हुआ। सशस्त्र बल, सेना और जुड़े हुए लोग इतने लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, जितने कारगिल युद्ध में भी शहीद। हमारे जवान वीर बहादुर हैं। भारत की सेना तब दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
पर मोदी सरकार में राजनीतिक शक्ति की कमी है। आपको बता दें कि सेना की गाड़ी पर हमला किया गया था जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे और इसके बाद से घाटी में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। करीब 2000 कमांडो जंगलों में चारों तरफ बिखर गए हैं और आतंकियों की तलाश में जुट गए हैं। और इस शहादत के बाद जो बयानबाजी है वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने कहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी से सीखने की जरूरत है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 370 हटने के बाद आतंकवाद कम नहीं हुआ है घाटी से। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी पहुंचे और उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और घाटी में अभी हालात जो हैं वो सामान्य हैं, लेकिन सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें कि बीजेपी सरकार में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे प्रमोद तिवारी ने कई तमाम बयान दिए जिसमें पीएम मोदी को इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए। ऐसे तमाम बयानों के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और बीजेपी सरकार में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, पीएम मोदी को इंदिरा गांधी से सीखने की जरूरत है। और इसी के साथ कांग्रेस नेता ने पीएम पर निशाना साधते हुए इन तमाम बयानों के साथ अपनी बात रखी और लगातार इन सब बातों को लेकर वो वहां पर मौजूद हैं और वो लगातार सभी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आपसे परिचय करा दें, हमारे साथ भूदेव शर्मा हैं जो कि नेता कांग्रेस हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। इसके साथ ही टीपी त्यागी जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और हमारे साथ ताहिर जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, जम्मू कश्मीर से, बहुत अच्छी समझ रखते हैं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र की। तो सबसे पहले सर टीपी त्यागी जी आपके पास पहुंचेंगे। आवाज पहुंच रही सर आपको? जी हाँ, पहुंच रही है। सर, सेना के जवानों पर हमला हुआ है और 5 जवान शहीद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन घाटी में चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक बार फिर से पाकिस्तान की जो हरकत है वो सामने आई है। देखिए, इस अटैक में ये बात तो करीब करीब बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जम्मू और पुंछ वाले हाईवे पे भाटा धुलिया के जंगलों में जो सेना के वाहन के ऊपर अटैक हुआ उसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है। एक ये बात क्लियर हो गई। अब हमारा सवाल ये है कि 2021 में भी ये अटैक हुआ था, उसमें करीब 5 सिपाही मारे गए थे। फिर 2021 में ही दोबारा हुआ था, उसमें 4 सिपाही ने शहादत दी थी। फिर 1-2 बार और अटैक हुए थे। यानी कि कल्पना कीजिए कि सन 2000 में एक काका हिल नाम की जो चोटी थी उस पे ये पाया गया था कि पाकिस्तानियों ने बाकायदा अपने बंकर बना रखे हैं और उन बंकर में साजो सामान था और विदेशी आतंकी भी थे। लेकिन तब एक ऑपरेशन चला के सर्पनाश उन्हें खत्म किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये भाटा धुलिया जंगलों में कुछ हाइड आउट्स हैं जो बने हुए हैं और ये 2021 में ही खत्म कर दिए जाने चाहिए थे। अब इनमें ऑपरेशन चल रहा है। खैर, कुछ हो रहा है, पहले के मुकाबले हो रहा है, मैं ये बात मानता हूँ, क्योंकि एक वो पुराने जमाने में जो पुराने टाइम के सोल्जर हैं वो ये जानते हैं कि जब हम किसी घर में जाते थे तलाशी लेने संदिग्ध व्यक्ति की तो बोलते थे सर्च वारंट लाइए। जब तक सर्च वारंट लाते थे तब तक उसको निकाल दिया जाता था। फिर हमने कहा अच्छा चलिए हमको टेलीफोन टैप करने की इजाजत देते, तो बोलते थे ना 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 ना, ये तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होगा। खैर, आज की तारीख में चीजें बदली हैं। जम्मू एंड कश्मीर में कोई सोच नहीं सकता था कि वहां पे कश्मीर के अंदर पिक्चर हॉल शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब जो हुआ, मान लीजिए कि इसमें हम पकड़ लेते हैं और 10-12 आतंकियों को मार देते हैं, तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? सर, आतंकियों को मारने का मतलब ये है कि एक आतंकी को पैदा करने में सिर्फ आपको 72 हुरों का एक जुमला देना पड़ता है और आतंकी पैदा हो जाते हैं। आवश्यकता तो सिपाहियों को मारने की है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की है। आतंकी तो कुछ मरेंगे, उसके बाद फिर दोबारा आ जाएंगे। यानी कि आवश्यकता एक कोर्स करेक्शन की है। और जो बीजेपी के लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, पुराने समय से लेके अब तक
अगर चीजों में हालांकि बदलाव हुआ है, पर अगर उतना नहीं हो रहा है जिसकी आवश्यकता है, तो कोर्स करेक्शन में पहली चीज ये देखें कि जब भी कभी नहीं सर, एक बात सिर्फ पहली चीज ये देखे कि अगर आर्मी की पहचान किस चीज से, आर्मी की पहचान है यूनिफाइड कमांड से। वहाँ पे 15 किस्म के लोग हैं, कहीं तो राष्ट्रीय राइफल है, कहीं सीआरपीएफ है, कहीं आसाम के, अरे उन सबको एक कमांडर के नीचे रख के मजाल है कि जो सिचुएशन दोबारा पैदा हो जाए, तो यूनिफाइड कमांड अगर वहाँ पे होगी, ठीक है सर, वहाँ पे पॉलिटिक्स। जी ठीक है सर, वापस आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं ताहिर जी के पास पहुंचूंगा। ताहिर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल। ताहिर जी, आपके जो नेता हैं, दो नेताओं की तरफ से बयान सामने निकल कर आया। प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ सीखने की जरूरत है, और उधर दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद आतंकवाद कम नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी की, दिग्विजय सिंह साहब की, कांग्रेस के और लीडर्स की, जब जम्मू कश्मीर में इस तरह के हादसे होते हैं, हमारे जवान शहादत पाते हैं, क्योंकि जो दुश्मन मुल्क हमारे हैं, पाकिस्तान, चाइना, उनकी तरफ हमेशा जम्मू कश्मीर के ऊपर नजर रखी जाती है और कोशिश की जाती है कि हालात कैसे खराब किए जाएं, कैसे हमारी डिफेंस फोर्सेस को टारगेट किया जाए। तो ये चीजें करने के लिए वो लोग तैयार रहते हैं, और जब हम कहीं अपने जवानों को खोते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली दिग्विजय सिंह जैसे नेता, जो और भी लीडर्स हैं अपोजिशन के, वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब शहादत होती है जवानों की, तो चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट के लोग हों, चाहे अपोजिशन के लोग हों, सभी को एक साथ चलना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, अपनी अपनी सियासत है, इन्होंने अपनी सियासत दिखानी है। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा, जब ऐसी बातें की जाती हैं, कहीं ना कहीं हमारी डिफेंस फोर्सेस की जो हाई कमांड है, हमारे जो जवान जम्मू कश्मीर में डे नाइट काम कर रहे हैं, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, हमारी आर्मी हो, उनको मनोबल पे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है इस तरह की। बिल्कुल वही बात है। जैसे कि आपकी पार्टी के कुछ नेता ये भी बोलते हैं, जब स्ट्राइक करते हैं हमारे सेना के जवान पाकिस्तान में, कि वीडियो लेकर आइए। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं सेना का मनोबल डाउन होता कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं देश के लिए, और आप लोग बयानबाजी, सियासत करने से पीछे बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। जरा आप तिवारी जी आवाज बढ़ाइए उसकी। बोलिए सर। मैं आपको ये चीज बताऊं, ऐसी चीजों के ऊपर देश की 135 करोड़ जनता जानती है। हमें अपने जवानों पे, अपनी आर्मी पे, अपने डिफेंस सिस्टम पे हमें फख्र होना चाहिए। और हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं, और हमारे जवान 24/7 सरहद की हिफाजत करते हैं, और हम लोग चैन से अपने घरों में सोते हैं। इस चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए। लेकिन देश की सियासत इस तरह की है, बदकिस्मती इस तरह की है। ठीक सर, मैं एक सवाल और पूछूंगा, इसके बाद निशी हमारी सहयोगी पूछेगी सवाल। एक सेकंड निशी, मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं कि जब से 370 हटी है, क्या आपने देखा है कि वहां पर एक भी पत्थरबाजी हुई हो? मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूं कि 30 साल हो गए हैं, 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि रमजान चल रहा है, एक भी पत्थरबाजी नहीं हुई आपके जम्मू कश्मीर में। और आप, मुझे लगता है, मुझसे अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, क्योंकि आप वहां के स्थानीय नेता हैं। मैं गलत बोल रहा हूं सर? बिल्कुल। तो फिर इस तरीके की बयानबाजी आपकी पार्टी की तरफ से क्यों की जाती है? सेना का मनोबल क्यों डाउन किया जाता है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकार बनी जी, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने इस पोजीशन को संभाला प्रधानमंत्री बनने के बाद, और 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बदले हैं। मैं कहूंगा 30 साल में जम्मू कश्मीर के अवाम ने, स्पेशली कश्मीर के अवाम ने वो चीजें देखी हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, कॉलेजेस नहीं जा सकते थे, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते थे। हर फ्राइडे के दिन मस्जिद से ऐलान होता था कि कौन सा बाजार कितने टाइम के लिए खुलेगा। एकदम कर्फ्यू का माहौल रहता था, पत्थरबाजी की जाती थी, बद से बदतर थे। लेकिन सरकार बनने के बाद, मेरी बात पूरी होनी, ठीक है सर, मैं कांग्रेस के नेता के पास पहुंचता हूं। ठीक है सर, वापस आऊंगा सर, वापस आऊंगा इन चीजों के ऊपर। ठीक है सर, वापस आऊंगा आपके पास। भूदेव शर्मा जी, आखिर आपकी पार्टी की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी क्यों की जाती भाई? सर, आपकी आवाज नहीं क्लियर पहुंच रही, जरा अपना ईपी वगैरह चेक करिए। देखिए, आवाज मेरी अब क्लियर जी आ रही आवाज आ रही सर बोलिए। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हम तो शर्मिंदा हैं कि आज हमारे देश में एक ऐसी सरकार है जो सेना के नाम पर राजनीति करती है। और इसका खुलासा वहाँ के फॉर्मर जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी ने जिस तरह से आरोप लगा करके किया है, और हम आज शर्मिंदा इस वजह से भी है कि आज उनको जेल में भी ले जाया गया है। तो सेना के नाम पर किस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करते आई है, ये पूरा देश अब जान चुका है। ये उसका जवाब देना नहीं चाहते हैं। किस तरह से हमारी सेना
1947 के बाद से हमेशा हमारी सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया है। इस देश का भूगोल बदल दिया है। अब शौर्य का परिचय नहीं दे रही सेना, अब शौर्य का परिचय नहीं दे रही। मुझे ये बताइए, आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे बस इतना बताइए कि सेना अब शौर्य का परिचय नहीं दे रही क्या? आप या तो आप मुझे पूरा जवाब देने दो, नहीं, फिर आप अगर सेना के बारे में आप बोलेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा, इंटरप्ट करूंगा, बार बार करूंगा। जब भी आप बोलेंगे तब मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। शौर्य पर किसने सवाल उठाई? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सेना के नाम पर राजनीति 2014 के बाद से क्यों शुरू हुई? क्या इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई? इससे पहले देश विश्व का भूगोल बदल दिया गया। हमारी सेना ने हमेशा लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आज जब चाइना अपने देश के अंदर घुस आता है, अपनी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है, हमारे उन जगहों पर जब हमारी सेना करती थी उनको अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन मोदी जी लाल आंख दिखाने की बात करते थे, लाल कपड़े पहन के उनके पास पहुंच जाते हैं। ये देश की जनता को इनको जवाब देना होगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये सवाल उठाते थे तो इनके नेतृत्व में ये राजनीति कैसी? सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है शहीदों की शहादत पर जो लगातार, मैं सवाल कर रही हूं सर आपसे कि जिस तरीके से शहीदों की शहादत पर लगातार राजनीति की जाती है, एक तरफ शहीदों की शहादत पर राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वो फॉर्मर गवर्नर जो सत्यपाल मलिक जी है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमारे 40 जवानों की शहादत हुई थी। अरे हमें तो अपने आप पे शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा है कि हमारे देश के उन जवानों की जान ले ली जो अपनी जान अकेली पर रख करके इस देश की रक्षा करते हैं, लेकिन आज इस पे जवाब देने को तैयार नहीं है और उनको जेल में ले जाया गया है सत्यपाल मलिक जी। ठीक है ताहिर चौधरी, ठीक है सर, ताहिर चौधरी जवाब दीजिए, इसके पास मैं टीपी त्यागी के पास पहुंचूंगा। मुझे ऑडियो क्लियर नहीं था, अगर आप इनका सवाल क्लियर कर देंगे मेरे को तो मैं जवाब दूंगा। सर उन्होंने ये बोला है कि जो 40 जवानों की शहादत हुई थी उसमें भी आपकी पार्टी का हाथ था, जो कि पूर्व राज्यपाल जो है उन्होंने इस चीज का खुलासा भी किया। मैं समझ गया इनकी बात को। देखिए बड़ी बदकिस्मती है, सत्यपाल मलिक साहब वो हिंदुस्तान की हस्ती हैं जो 4 राज्यों के गवर्नर रहे, जम्मू कश्मीर के भी गवर्नर रहे, और इतने अच्छे पद के ऊपर रहने के बाद इस तरह की जब उन्होंने बयानबाजियां की तो बड़ी शर्म आ रही थी। उस दिन मुझे खुद शर्म आ रही थी, पूरा देश शर्मिंदा था कि ऐसे इंसान को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए अगर सत्यपाल मलिक साहब इतने दूध के धुले हुए थे, उनको उसी दिन मीडिया के सामने आना चाहिए था, अपने पद से रेजिग्नेशन देना चाहिए था और ये बयानबाजी करनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक साहब बुजुर्ग होने के साथ साथ मुझे लगता है कि उनको एक अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जो उनका सेशन करे, और उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है इस टाइम पे, क्योंकि वो कुछ भी कहेंगे उसका ये मतलब नहीं है कि देश की 135 करोड़ जनता उनकी बात को सुनेगी, उनकी बात को मानेगी। आज के टाइम पे सत्यपाल मलिक साहब की पहले भी ये आदत थी, जब गवर्नर थे लेकिन वो पॉलिटिक्स करते थे, सवाल करना चाहूंगी बयानबाजियां करते थे। जी जिस तरीके से प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर के पूंछ में भी आतंकी हमले लगातार होते जा रहे हैं, ऐसा इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए आतंकी हमले, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के जवान, जम्मू कश्मीर का जो आर्मी के जवान यहाँ पे जॉब करते हैं, यहाँ पे हिफाजत करते हैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स की, वो शुरू से 70 साल से देखते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन अटैक्स की, इन हमलों में कमी आई है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डे नाइट काम करती हैं, सरकार की तरफ से उनको फुल ठीक है गुरुदेव जी आता हूं, वापस आता हूं। हर चीज का वो जवाब दे सकते हैं। पहले जमाने चले गए कांग्रेस के जमाने पे कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती थी और यहाँ से परमिशन तक नहीं दी जाती थी कि आप उसका जवाब दें। मुझे लगता है इसका ज्यादा बेहतर जवाब हमारे जो डिफेंस के एक्सपर्ट मैं उन्हीं के पास पहुंच रहा हूँ। ठीक है, मैं उन्हीं के पास पहुंच रहा हूँ। टीपी त्यागी जी ये बताइए, टीपी त्यागी जी कि आप लोग सेना के जो जवान हैं वो सर्दी हो धूप हो चाहे लपट चलती हो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, और सेना के जब शौर्य पर सवाल उठते हैं और सियासत देश में होती है तो कहीं ना कहीं सेना के जो जवान हैं उनका मनोबल कम होता है। सर इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए देश में? बिल्कुल जिस तरीके से शहीदों की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए नेताओं को भी एक बात समझ लेनी चाहिए कि आज का सिपाही 1947 का कम पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। आज के सिपाही के पास भी हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल है, वो टेलीविजन देखता है, उसे अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। अब कल्पना कीजिए कि वो उसके दिमाग में ये आए कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए अपनी जान का बलिदान दूं जो मेरी शहादत के ऊपर सवाल उठाए, जो मेरे से सबूत मांगे, जो हमारे चीफों
भारत का गुंडा के एक नहीं अधिक पचासियों एग्जाम्पल है। जो पत्थर मारने वालों को इनोसेंट दिखाए तो उसके दिमाग में ये सवाल आना लाजिम है, जिसको ये पता नहीं कि वो कल देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। ये कितनी गलती कर रहे हैं इस देश के लिए लोग बाग सेना के ऊपर सवाल उठा के कि आज जो अकेला इंस्टीट्यूशन बचा है 144 करोड़ का हिंदुस्तान, उसमें 13 लाख फौज, यानी कि 1% के 1% का 1%, वो कोई भी अगर आपदा आए तो उसे भी कंट्रोल करे, अपनी सरहद के ऊपर भी कंट्रोल करे, उस इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने का काम जो ये करते हैं ये गलत है। और मैं इनकी बात से सहमत हूँ ताहिर साहब की, क्योंकि आज से पहले का जो जमाना था, मैं पुराना सोल्जर हूँ, वीर चक्र प्राप्त हूँ, मुझे मालूम है कि उन दिनों में जब हम किसी घर में जाते थे ये पूछने कि भाई यहाँ पे हमको कोई संदिग्ध आया हुआ दिखा है, हम सर्च करना चाहते हैं, बोले सर्च वारंट लाइए, जब तक सर्च वारंट लाओ उसको संदिग्ध को भगा दिया जाए। फिर हमने कहा कि हमको कम से कम टेलीफोन टैप करने की इजाजत तो दे दो। ठीक है सर, नहीं ये तो ह्यूमन राइट का उल्लंघन होगा। ठीक है सर, ठीक है। कहना यह है आज की तारीख में यद्यपि ये जो इंसिडेंट है आतंकी की, इसके लिए भी हम ये चाहते हैं कि यूनिफाइड कमांड हो, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले आज की तारीख में सेना को फ्री हैंड मिला है। ठीक है सर, ठीक है सर। भूदेव शर्मा जी, एक सवाल जो था मैंने ताहिर चौधरी से गलती से पूछ दिया था, वो सवाल दरअसल आपसे ही पूछना था। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी कहती है कि 370 हटा और उसके बाद से भी आतंकवाद कायम है घाटी में। मुझे आप ये बताइए कि मेरे पास जो आंकड़ा सामने निकल कर आया कि 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है घाटी में कि रमजान जो मुसलमानों के जो त्योहार हैं बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से लोग मना रहे वहां पर। इससे पहले कब हुआ? ये एक जीता जागता उदाहरण है। मुझे आप ये बताइए, आपके पास आंकड़े हैं, इससे पहले पत्थरबाजी होती रही या नहीं होती रही है घाटी में? आंकड़े मैं देता हूं आपको। यस, बिल्कुल बताइए, देश को बताइए, पूरा देश सुनना है आपको। नहीं बिल्कुल, आंकड़े मैं देता हूं। मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल रही थी। आप मुझे बताइए कि उस समय हमारे कितने सेना के कितने जवानों की शहादत हुई, और 2014 के बाद से अब तक 9 साल हुए हैं, और उसमें बताइए कि कितनी शहादत हुई। ये सरकारी डाटा लीजिए, मेरा डाटा मत लीजिए, सरकारी आंकड़ों को लीजिए। जितनी 10 साल में नहीं, उससे अधिक 5 साल में इनकी सरकार में शहादत हुई है अपनी सेना के जवानों की। दूसरी बात, जितने अटैक अब बढ़े हैं 2014 के बाद से, इतना पहले कभी नहीं हुआ। और जिस सेना के नाम पर राजनीति करने की ये बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, अपने सेना के जवान बैठे हुए हैं, इनसे भी इनको अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह जानते हैं कि 2014 से पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी होती थी, कई छोटे मोटे युद्ध भी हो जाते थे, सब कुछ होता था, लेकिन उसके नाम पर कभी राजनीति नहीं की जाती थी। मुझे एक बात बताइए, राजनीति नहीं की गई। लेकिन 2014 के बाद से सेना के नाम पर राजनीति करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार किया। देश के 40 जवानों की मुझे एक बात बताइए, हुई, उस पर भी राजनीति करने का भूदेव शर्मा इन लोगों ने किया। ठीक है भूदेव शर्मा, में फोटो खिंचा रहे थे और उत्तराखंड में रैली को संबोधित कर रहे थे, और जम्मू कश्मीर में 40 जवानों की शहादत ठीक है, जो फोटो खिंचाने में और अपनी वीडियोग्राफी बनाने में व्यस्त थे इस देश के प्रधानमंत्री। जो भूदेव शर्मा, मुझे एक बात बताइए, चुनावी सभा को भी रिजेक्ट नहीं कर सके। अरे भूदेव शर्मा, बस एक बात बता दीजिए मुझे, मेरा एक सवाल है आपसे, ये बताइए, जब अभी चाइना को हमारी सेना ने पीछे धकेल दिया था, मारपीट करके भगा दिया था, जब ये लोग घुसपैठ कर रहे थे अपनी जमीन पर, तब आपकी पार्टी की तरफ से किस तरीके का बयान दिया गया था? आपके नेता ने किस तरीके का बयान दिया था, याद है आपको? वो शब्द तो मैं बोल भी नहीं सकता हूं यहाँ पर अपनी सेना के लिए। अरे देखिए, और सुनिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अरे सुनिए, पहले मेरा सवाल तो सुनेंगे, पहले में हकीकत ये है कि जो सरकार को आईना दिखाना चाहिए था, जो हमारे पॉइंट्स है, कई पॉइंट्स जहां हमारी सेना गश्त किया करती थी। अरे सेना के अधिकारी जब इस चीज पर बयानबाजी कर रहे हैं, सेना के अधिकारियों ने बोला कि हमने भगा दिया चाइना को, पीछे हटा दिया, तो आपकी जरूरत कैसे वहां पर आन पड़ी? चाइनीज ऐप को बैन करके वहां से मूर्तियां बनवा के ला रहे हैं, वहां से स्टेडियम जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आप जब सेना स्ट्राइक करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो आप लोग वीडियो मांगते हैं, पहले इस चीज का जवाब दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चाइना की सीमा को लेकर के सवाल उठाए थे, तो राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक दल भेजा गया था और पूरी सेना को पूरी सीमा का निरीक्षण करने के लिए। समय ये था उस समय विपक्ष का और पक्ष का, सत्ता सरकार का। बहुत जल्दी बात सर खत्म करिए, समय की कमी। सत्ता सरकार पर अगर कोई सवाल उठाता है
तो उसको देशद्रोही घोषित कर दो। क्या ये देशद्रोही है? ये क्यों सवाल उठा रहे हैं? ये सेना पे सवाल उठा रहे हैं? अरे भाई, देश में लोग 20 सेकंड सर बस। सारी चीजें आपको देश की जनता को बतानी पड़ेंगी। ठीक है भूदेव शर्मा, ठीक है भूदेव शर्मा, नहीं बता सकते हो समय खत्म हुआ भूदेव शर्मा, ठीक है, हमारे उन जगहों ठीक है, पर टीपी चाइना ने कब्जा कर लिया, कैसे ठीक है, सीमा ठीक है के सर, अंदर उन्होंने कॉलोनियां बना ली। थैंक यू सर, बस ठीक है। टीपी त्यागी जी 20 सेकंड में सर फाइनल कमेंट। देखिए, इन्होंने कहा कि इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर एक पहाड़ में से 2-4 बोल्डर टूट के गिर जाए तो क्या उन 2-4 बोल्डर को पहाड़ के बराबर बना दिया जाएगा? छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक तो वो एक पार्ट ऑफ हिस्सा है, उसे कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। और ये जो स्ट्राइक थी जिसका रेंज कितना था, 250 किलोमीटर। नाउ इमेजिन कीजिए 250 किलोमीटर के रेंज में डिफरेंट ग्रुप्स का जाना, एक्शन लेना, बगैर किसी कैजुअलिटी के वापस आ जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है कर्नल साहब, सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है कर्नल साहब। ताहिर जी लास्ट कमेंट 20 सेकंड। भूगोल बदल दिया पाकिस्तान। मैं आपको एक चीज क्लियर करूँ, जम्मू कश्मीर के जहां तक हमारे जो जवान शहीद हुए उनकी बात क्लियर कर दूं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं पुंछ में, और मुझे लगता है जल्दी से जल्दी जो भी लोग इसके पीछे थे उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक एक खून का कतरा का हिसाब किताब हम सूद के साथ पाकिस्तान से लेंगे। ठीक है सर, माफी चाहेंगे आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही। दर्शकों को बता दें कि बिहार के नालंदा से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर धमाका हुआ है। बड़ी और अहम खबर बिहार के नालंदा से आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। पहाड़पुर इलाके में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 2 लोगों की जख्मी होने की खबर सामने आई है। एसपीडीएम समेत एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के नालंदा में, और बिहार के नालंदा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहाड़पुर इलाके में जोरदार धमाका हुआ है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में जो 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सूचना पर एसपी और डीएम मौके पर पहुंचे हैं भारी पुलिस फोर्स के साथ। ये तमाम तस्वीरें बिहार के नालंदा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहाड़पुर इलाके में जोरदार धमाका हुआ है। एसपीडीएम समेत एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार के नालंदा में एक बड़ा धमाका हुआ है। पहाड़पुर इलाके में जोरदार धमाके की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। तो इस हमारे जो डिबेट में तमाम मेहमान जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।